Hello friends, my name is Sashi Sekhar and I will teach you the Hindu newspaper complete analysis. Before starting analysis, I want to tell you about myself. I appeared in 4 UPSC Civil Services Mains Examination. I also appeared in State Civil Services Main Examination including Bihar PCS exam, Uttar Pradesh PCS exam and Uttarakhand PCS exam. Today we will analyze newspaper of 28th March 2024. आज के जो मेन आर्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये आर्टिकल बताता है, ये आर्टिकल है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोला है कि वो सुनेगा 2 न्यू इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में। दूसरा आर्टिकल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। अभी फार्मर्स के द्वारा एजिटेशन किया जा रहा था कि इसे स्टेटरी बनाया जाए, तो इसमें क्या प्रोविज़न है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में ये आर्टिकल बताता है। आईएलओ का रिपोर्ट आया है फोर्स्ड लेबर के बारे में कि ये कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है। और लास्ट आर्टिकल जो है डब्ल्यूएमओ रिपोर्ट के ऊपर है। डब्ल्यूएमओ का रिपोर्ट आया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, जो बताता है कि 2014 से लेकर 2023 तक का जो डिकेड है वो वार्मेस्ट डिकेड है। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में है। इलेक्शन अभी जो है 2 वैकेंसी जो है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 वैकेंसी वैकेंट था, वो उसे फुलफिल कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन से ठीक पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट से अपोजिशन को लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है उसने अपने पसंद के इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि वो ट्रूली इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए सिलेक्शन मेंबर का पैनल चाहता है, उसके बारे में ये सुनेगा। हमने अर्लियर देखा था, और ये कौन सा आर्टिकल 324 जो है वो बताता है कि हमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत दिन से वैकेंट था इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन कमेटी बनाया। सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया कि वो चूज करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को। तो इसमें सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? सिलेक्शन कमेटी में एक प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिर दूसरा जो था वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद थे। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो है केवल ओनली तब तक रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देता है। तो इसको ध्यान में रख के सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लॉ पास किया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इसको शॉर्ट में इलेक्शन कमिश्नर एक्ट कहते हैं 2023। ये जो है 2 जनवरी 2024 को केम इनटू फोर्स। इसमें सेक्शन 7 जो है, इस एक्ट के सेक्शन 7 में जो है इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन कमेटी के पैनल से बाहर कर दिया, और उसके जगह पे जो पैनल बना है उसमें कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी एनी यूनियन मिनिस्टर है, फिर उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, या फिर कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का अपोजिशन का मेंबर, इसके मेंबर होंगे इस पैनल के। और इलेक्शन का लोकसभा के इलेक्शन से पहले 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया है। तो इसी को लेके क्रिटिसिज्म चल रहा है। फिर उसके बाद सेकेंड आर्टिकल देखते हैं। सेकेंड आर्टिकल है ग्रांटिंग एमएसपी इज द इथिकल इम्पेरेटिव,
क्या एमएसपी को गारंटी करना एक इथिकल इम्पेरेटिव है अभी के समय में? इसी को जानने का हम कोशिश करेंगे। एमएसपी जो है हम गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 23 क्रॉप के लिए देती है। क्रॉप के लिए देती है, ठीक है। उसमें से 21 क्रॉप जो है वो फूड क्रॉप है और 2 क्रॉप जो है कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप में कौन कौन आते हैं? कॉटन आता है और एक टबैको आता है। जो फूड क्रॉप होते हैं उसमें 2 रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों क्रॉप को इंक्लूड किया गया है। रबी क्रॉप वो होते हैं जो विंटर में ग्रो किए जाते हैं, खरीफ जो वो होते हैं जो मानसून के समय या फिर मानसून के पीरियड में या फिर मई जून से इसका पीरियड शुरू होता है। फिर इसके बाद ये आर्टिकल ये बताता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था कहाँ? वेस्ट इंडिया में, वेस्ट यूपी में। तो ये यहाँ के फार्मर ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया था और यहाँ के फार्मर ही सबसे ज़्यादा एमएसपी पे अपने क्रॉप को प्रोक्योर कराते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले एजिटेशन करना शुरू कर दिया कि उन्हें अब स्टेटरी एमएसपी चाहिए और गवर्नमेंट का कहना है कि वो पल्स, मेज और कॉटन के लिए एमएसपी देने को तैयार है, लेकिन फार्मर का कहना है कि इससे जो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन गारंटीड नहीं होगा, इसलिए फार्मर्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। पेरिनियल इशू जो है फेयर प्राइसिंग में आता है, जो फार्मर रिड्यूस रिजिम सुप्रीम, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेन कंसर्न दूसरा जो है वो है कि मेंटेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड एड्रेसिंग ऑनगोइंग चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। सेल्फ सफिशिएंसी की मेन प्रॉब्लम है क्योंकि अभी भी हम जो है व्हीट और राइस, ये 2 क्रॉप है जो एमएसपी पर प्रोक्योर किए जाते हैं और ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मेनली हमें फूड सेल्फ सफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी देता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2/3 पॉपुलेशन को फूड सप्लाई करता है बहुत ही लेस प्राइस पे। अगर ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है तो सबसे बड़ा इशू क्या आएगा? हमारे सेल्फ सफिशिएंसी पे आएगा कि हम क्या फूड प्रोडक्शन इनफ कर पाएंगे ताकि हम जो वीक सेक्शन है या फिर पुअर पीपल हैं उनको फूड सप्लाई हो सके। फिर उसके बाद एमएसपी रेजिम इसलिए भी वाइटल है क्योंकि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया यूनिक नेचर जो है एग्रीकल्चर इंडिया का जो है वो मेनली क्या है? रेन फेड है। रेन फेड एग्रीकल्चर होने के वजह से हमें क्या करना पड़ता है? मानसून पे डिपेंड होना पड़ता है और मानसून ऑलमोस्ट 80% हमारे फूड प्रोडक्शन के ग्रोथ के लिए मानसून वाटर सप्लाई करता है। फिर उसके बाद जो हमारे फार्मर्स की जो एबिलिटी है वो लैक करती है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में, और जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो भी फार्मर्स ढंग से कर नहीं पाते हैं, तो वो अपना जो प्रोड्यूस है वो बहुत ही कम प्राइस पे सेल कर देते हैं, जो एक तरीके से मार्केट फेलियर है। एमएसपी इंश्योर करता है कि एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्राइस जो है वो हमेशा एक बेंचमार्क से ऊपर है और ये रेम्यूनरेटिव प्राइस डिस्कवरी में भी हेल्प करता है। जैसा कि पहले ही बोल चुका हूँ कि 23 क्रॉप को ये कवर करता है, लेकिन एमएसपी में जो बेनिफिट होता है वो सिर्फ 6% फार्मर जो है 6% इंडियन फार्मर जो है सिर्फ एमएसपी का बेनिफिट रीप कर पाते हैं, फ़ायदा उठा पाते हैं। और उसमें से ज़्यादातर फार्मर जो हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उस वाले एरिया से आते हैं, जैसे कि पंजाब, वेस्ट यूपी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व जो करता है कम वो बिलो द एमएसपी ही होता है, जो वीकली इकोनॉमिकली अनवाइबल होता है मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूस इन इंडिया।
इससे क्या रिजल्ट आता है कि फार्मर जो है वो ट्रैप कर जाते हैं डेंजरस साइकिल ऑफ प्रोड्यूस एंड पेरिस में, जिससे उनको डेट लेना पड़ता है, और डेट जो होता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लेने की वजह से उन्हें इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई देना पड़ता है। ये इंटरेस्ट रेट 36% से भी ऊपर हो चला जाता है, यानी कि 3% पर मंथ देना पड़ता है उन्हें, जिससे अब वो डेट चुका नहीं पाते हैं तो फिर उन्हें सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए एम्फेसिस दिया जा रहा है कि जो एमएसपी है वो एमएस स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 50% प्रॉफिट मार्जिन तक होना चाहिए। ठीक है, सेवरल आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन जो है पेजेंट्स के राइट के लिए, वो बताता है कि हम लीगल रिकोर्स कर सकते हैं एमएसपी को देने के लिए। ढेर सारे टीवी के ओपिनियन पोल भी अभी चल रहे हैं, तो उसमें बोला गया है कि 83% लैंड ओनर, 77% लैंड लेबर जो है वो चाहते हैं कि एमएसपी मिले, यानी कि एजिटेशन में साथ दे रहे हैं। 64% आम पब्लिक जो है वो इंडोर्स कर रहा है कि फार्मर्स को लीगल राइट मिले एमएसपी के लिए। और जैसा कि एक शुगर केन क्रॉप है, शुगर केन क्रॉप को स्टेटरी एमएसपी मिलता है अभी के समय में। कैसे मिलता है? एफआरपी के तौर पे। एफआरपी क्या होता है? फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा इस पे स्टेट एडवाइस प्राइस भी होता है, जो कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एफआरपी के ऊपर देती है। और फिर इसके अलावा और क्या क्या प्रोविज़न देखे गए हैं एमएसपी को लेके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमेंड किया था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को, ताकि वो प्रिवेंट कर सके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एमएसपी से नीचे बेचने के लिए। लेकिन ये एफर्ट फेल हो गया, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी थी और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी नहीं था। कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी कर्नाटका एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बनाया था, जिसका क्लियर रोड मैप था कि वो पोटेंशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट दे, ताकि इंश्योर कर सके लीगल बाइंडिंग ऑफ एमएसपी फॉर क्रॉप कल्टीवेशन इन स्टेट। उस कर्नाटका स्टेट के अंदर ही एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था, फार्मर्स राइट ऑफ ग्रांटिंग रेम्युनरेटिव प्राइस एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटी। वो कब टेबल हुआ था? 2018 में। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल होने की वजह से वो लैप्स कर गया, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से लैप्स कर गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बिल ड्राफ्ट किया था पिछले साल, जो ग्रांटेड करा था एमएसपी कैसे क्रॉप के लिए, जो आंध्र प्रदेश स्टेट में क्रॉप उगाए जा रहे थे। ये सारे एफर्ट इस बात के लिए बताते हैं कि एमएसपी सडनली लीगल डिमांड इमर्ज नहीं हुआ है। इसके लिए ढेर सारे स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर प्राइवेट मेंबर ने बिल लाया था, इसलिए इसे हम एमएसपी को दे सकते हैं। लेकिन एमएसपी ज़रूरी नहीं है कि लीगल हो, उससे पहले हमें ढेर सारे चीज़ देखने होंगे। तो उसके लिए इस आर्टिकल के राइटर ने सॉल्यूशन दे रखा है, जैसे कि माइनर अमेंडमेंट करना रिस्पेक्टिव स्टेट एक्ट में या फिर सेंट्रल इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, जो इंट्रोड्यूस होगा लॉ को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है फार्मर प्रोड्यूस के लिए वो एमएसपी से नीचे ना हो। और बजट आउटले जो है वो इतना भी बड़ा नहीं होगा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एमएसपी को जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे इसेंशियल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज से। एग्रीकल्चर या फिर फूड प्रोसेसिंग में एक टर्म आता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज जो होते हैं और फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज वो होते हैं जिसमें ज़्यादातर इनपुट के बारे में बात किया जाता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र, सॉयल, फिर उसके बाद सीड। और फॉरवर्ड लिंकेज जो होते हैं, फार्मर जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर लेता है तो उसको कैसे मार्केट में बेचा जाए, जैसे कि मार्केटिंग, फिर उसके बाद प्राइस डिस्कवरी, फिर फूड प्रोसेसिंग, ये सब फॉरवर्ड में आते हैं। उसे ही अगर सही कर लिया जाए तो एमएसपी जो लीगल होगा वो लॉस में नहीं जाएगा, बजट आउटले पर कम इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट जो है उसे कम करना पड़ेगा। उसी तरीके से क्रॉप प्लानिंग, मार्केट इंटेलिजेंस यानी कि प्राइस फोरकास्टिंग और अदर प्री सोइंग मेजर्स
along with the establishment of post harvest infrastructure, यानी कि sufficient storage facility, warehouse, साइलोस अगर फार्मर के पास में, यानी कि डिस्टेंस कम रखा जाए इसका फार्मर के प्रोक्यूरमेंट से, तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत कम होगा। ये सब सारे चीज़ हमें हेल्प करेंगे एमएसपी को सपोर्ट करने में। लीगल रूट जो है एमएसपी का, वो ये सारे डेवलपमेंट के लिंकेज से कंप्लीट होगा और ये मार्केट फेलियर को रिड्यूस करेगा। मार्केट फेलियर को अगर रिड्यूस करेगा तो जो फार्मर्स को लॉस होता है मार्केट में कम प्राइस पे सेल करने के लिए। कम प्राइस पे सेल क्यों करते हैं मार्केट ज़्यादातर समय? क्योंकि उनके पास कोई स्टोरेज नहीं होता है और एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं ज़्यादातर पेरिसेबल होते हैं, वेजिटेबल वगैरह, लेकिन जो राइस होते हैं या फिर वीट होते हैं ये इनकी क्वालिटी रिड्यूस होने लगती है, इसलिए इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। इससे मार्केट डिस्टॉर्शन आ जाता है। फिर उसके बाद इन्हांसिंग एमएसपी टू 50% प्रॉफिट मार्जिन, जो बताया गया है किसके द्वारा, रिकमेंड किया है एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। कंसीडरिंग द करेंट मार्जिन ऑलरेडी 22%, अभी 22% मार्जिन पे एमएसपी दिया जाता है, इसको इंक्रीज करके 50% मार्जिन तक पहुंचाने की बात कही गई है। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इन्विसेज किया गया है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीट फॉर दी ओनली इंश्योर एमएसपी बट आल्सो एड्रेस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 2018 में पीएम आशा स्कीम लाया था। पीएम आशा स्कीम में 3-4 फैक्टर थे, जैसे कि प्राइस सपोर्ट के लिए एक सब स्कीम था, एक प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट के लिए सब स्कीम था और एक जो था प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए इंसेंटिव था। ये सारे फैक्टर जो है ये एमएसपी को इंश्योर करना चाहता था, किसमें, दूसरे क्रॉप में, जैसे कि पल्स, ऑयल सीड, फिर कोपरा यानी कि कोकोनट। ये ऑल नेसेसरी एलिमेंट जो थे प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गारंटी ऑफ एमएसपी साइडलाइनिंग द पॉलिसी ऑफ हाईलाइट्स हाउ पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी रूल रोस्ट। प्रेजेंट में जो है फार्मर्स मुश्किल से 30% ऑफ द प्राइस जो कंज्यूमर को प्राइस पेड किया जाता है, मान लीजिए कि ये 100 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है फार्मर्स के द्वारा और ये सेल किया जा रहा है कंज्यूमर को 500 में, तो ये 400 का यहाँ पर डिफरेंस है। तो ये 400 का मात्र 30% जो है यानी कि 120 रुपीज़ जो है ये फार्मर्स के पास जा रहा है और बाकी 400 माइनस 120 जो है 280 ये इंटरमीडियरीज को जा रहे हैं, जो बीच के हैं बिजनेसमैन या फिर वो हैं। तो एमएसपी की लीगली बाइंडिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, इंटरमीडियरीज को। फिर उसके बाद गवर्नमेंट, क्योंकि वो फार्मर्स से एमएसपी के नीचे भी प्रोक्योर कर लेते हैं मार्केट डिस्टॉर्शन की वजह से। फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया गया है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करता है पार्टिकुलरली लीगली बाइंडिंग एमएसपी पर, ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। इट इज़ दिस एडहेरेंस टू फ्री मार्केट डोगमा एंड प्रिवेंट द जस्ट सॉल्यूशन टू ऑनगोइंग क्राइसिस ऑफ फार्मर्स इनकम। फार्मर्स का इनकम अभी भी बेहद ही कम है। फिर उसके बाद दूसरा आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है आईएलओ की रिपोर्ट के ऊपर। आईएलओ ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जो बताता है कि फोर्स्ड लेबर जो है वो इलीगल प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, कितना, 36 बिलियन पर ईयर कर रहे हैं। ये प्रॉफिट जो है 36% से इंक्रीज कर गया है सिंस 2024 से ये कितना 37% इंक्रीज कर गया है और अब कितना हो रहा है $36 बिलियन पर ईयर, ठीक है। और ये स्टडी आल्सो फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल फोर्स्ड इन द लेबर एज वेल एज हाई प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विक्टिम। इस आर्टिकल में दो चीज़ और बताया गया है कि नंबर ऑफ जो फोर्स्ड लेबर है वो भी इंक्रीज कर गया है और साथ में जो प्रॉफिट जनरेशन हो रहा है वो भी हाई है।
ये रिपोर्ट कैसे किया गया है? ये सर्वे किया गया था कहाँ पे? इन ढेर सारे वर्कर्स, उसमें इंडियंस भी इंक्लूड है, सऊदी अरेबिया एंड कतर से। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या रखा गया है? प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स लेबर। ठीक है, प्रॉफिट एंड पॉवर्टी, इकोनॉमिक्स ऑफ फोर्स लेबर। ये इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, GS 3 के मेंस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट या तो रिपोर्ट मेंशन करके पूछ सकता है, या फिर इनडायरेक्टली लेबर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें से जो डेटा है उसे हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट एस्टिमेट करता है कि ट्रैफिकर्स और जो क्रिमिनल्स हैं वो लगभग $10,000 पर विक्टिम जनरेट कर रहे हैं, जो $8,269 से बढ़ के हो गया है $10,000। फिर उसके बाद टोटल एनुअल इलीगल प्रॉफिट जो है फ्रॉम फोर्स लेबर से, उसमें जो हाईएस्ट जो है यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में है, $84 बिलियन है। फिर उसके बाद एशिया में है, एशिया में कितना है? एशिया में $62 बिलियन है, और इसमें पैसिफिक भी इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसमें 52 बिलियन है। और फिर अफ्रीका जो है सिर्फ 20 बिलियन फोर्स लेबर जनरेट कर रहा है। जनरली अगर हम इसे ध्यान से न पढ़ें तो हमें लगेगा कि अफ्रीका सबसे ज़्यादा जनरेट करता होगा, और ये प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम वो स्टेटमेंट को सही मान लेते हैं, लेकिन इसी तरीके के माइन्यूट डिफरेंसेस को पढ़ना पड़ता है। फिर उसके बाद अरब स्टेट जो है उसमें 18 बिलियन जो है फोर्स लेबर से जनरेट होता है। रिपोर्ट आल्सो ये बताता है कि सबसे ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से लगभग 2/3 से ज़्यादा, जिसे परसेंटेज में 73% दिया है, मोर देन 2/3 या फिर 73% से टोटल इलीगल प्रॉफिट जो होता है उसमें से कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से 73% बिजनेस जनरेट हो रहा है। जबकि इसमें जो नंबर ऑफ द विक्टिम जो है सिर्फ 27% है। फिर उसके बाद देखते हैं आफ्टर पोस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो दूसरा सेक्टर है जो हाईएस्ट एनुअल इलीगल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री कितनी जनरेट कर रही है? $35 बिलियन कर रहा है, जबकि सर्विस जो है वो $20 बिलियन कर रहा है, लगभग 20.8 बिलियन जनरेट कर रहा है। जबकि एग्रीकल्चर जो है मात्र $5 बिलियन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी हमें समझना होगा, ये अगर स्टेटमेंट में आता है तो इसे ध्यान में रखना होगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में आता है। और डोमेस्टिक वर्क जो है 2.6 बिलियन कर रहा है। ये इलीगल प्रॉफिट जो होते हैं कैसे जनरेट हो रहे हैं? ये वेजेज जो होते हैं जो मेनली बिलोंग करता है वर्कर्स के लिए, वो वर्कर को उतना इनकम नहीं देते हैं, वो उनसे फोर्स लेबर करवाते हैं, उनसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवाते हैं, इसलिए इसको फोर्स लेबर या एक्सप्लॉयटेशन का इस रिपोर्ट ने कहा है। फोर्स लेबर जो है ये परपेचुअल साइकिल बना देता है पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन का। और ये ह्यूमन डिग्निटी को भी स्टेक पे ले रहा है, या फिर उससे ह्यूमन डिग्निटी भी इससे डिप्राइव हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अर्जेंटली कम टुगेदर टू टेक एक्शन टू एंड इनजस्टिस। जो जनरल स्टेटमेंट है वो लिखा गया है इसमें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए ताकि इस इनजस्टिस को ख़त्म कर किया जा सके। फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया है कि 27.6 मिलियन पीपल जो है इंगेज्ड है फोर्स लेबर में एनी गिवन डे इन 2021 में किसी भी दिन जो है 27.6 मिलियन यानी कि 276 लाख पीपल जो है इंगेज्ड है फोर्स लेबर में। अगर इसको कन्वर्ट करें तो 3.5 पीपल आते हैं पर 1000 पीपल पे, जो काफ़ी हाई है। और
2016 से लेकर 2021 के बीच में फोर्स लेबर की संख्या 2.7 मिलियन से इंक्रीज किया है। इस आर्टिकल में इतने पॉइंट थे, इसे हम मेंस के एग्ज़ाम में अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं इसमें से पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो WMO के रिपोर्ट के ऊपर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, जो ये एनुअली पब्लिश होता है, वो रिपोर्ट बताता है कि ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है 2023 में 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड हायर था किससे, प्री इंडस्ट्रियल एवरेज जो पीरियड है, इस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड कब से कब तक मानते हैं, 1850 से लेके 1900 तक के पीरियड को हम प्री इंडस्ट्रियल मानते हैं। इस पीरियड में जो है इस अभी 2023 में इस पीरियड की तुलना में 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया है इसमें कि ये जो है हायर देन 1.29 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल टाइम से जो रिकॉर्ड किया गया था 2016 में रिकॉर्ड किया गया था मात्र 1.29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 2023 में ये 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है हायर देन प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के एवरेज से। और डिकेडल एवरेज जो है ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर 2014 से लेकर 2023 के बीच में 1.23 डिग्री सेंटीग्रेड हायर है प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से, जो बताता है कि ये 2014 से लेकर 2023 के बीच में वार्मेस्ट डिकेड चल रहा है। WMO का रिपोर्ट जो है नोटेट करता है कि ऑब्जर्व करता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है 3 मेन ग्रीन हाउस गैस वो भी काफ़ी इंक्रीज किया है। 3 मेन गैस कौन कौन से हैं, CO2 है। CO2 में कौन सा गैस CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2022 का रिपोर्ट है जिसमें पार्ट पर मिलियन ppm में दिया हुआ है, ठीक है, 417.9 पार्ट पर मिलियन, जो कितना हायर है 150% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन जो है 1923 पार्ट पर बिलियन है ये, ठीक है। CO2 का था पार्ट पर मिलियन और मीथेन का जो है वो पार्ट पर बिलियन है 1923, और ये कितना परसेंट हायर है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, 264% हायर है। और नाइट्रस ऑक्साइड तीसरा मेजर गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 335.8 पार्ट पर बिलियन, ये भी बिलियन में है, ठीक है। और ये कितना है 124% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और इसकी इंफॉर्मेशन जो है इस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा नवंबर में भी पब्लिश हुआ था, और ये कोइंसाइड करता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UAE में, उससे कोइंसाइड करता है। फिर उसके बाद डेटा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये नोट किया गया कि एक्सपेक्टेड चेंज जो है 2 मंथ में फिर से इंक्रीज किया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कंटिन्यू टू राइज, 2022 में कॉन्सेंट्रेशन जो है ग्रीन हाउस गैस का कंटिन्यूस राइज किया है, ठीक है। और इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा है, ग्रीन हाउस गैस के इंक्रीज करने से ओशन हीट कंटेंट है और सी लेवल जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे ऑब्जर्व किया गया है कि वो इंक्रीज किया है। रेट ऑफ द इंक्रीज इन एक्सलरेटिंग रेट जो है, एक तो रेट होता है, एक कंप्लीट इंक्रीज होता है। एक तो कंप्लीट इंक्रीज किया है और रेट जो है उसका रेट भी इंक्रीज किया है। कि ग्लेशियर जो है वो सफ़र कर रहे हैं रिकॉर्ड लॉसेज, और क्लाइमेट जो है क्राइसिस जो है वो डिफाइन किया गया है ह्यूमन के लिए एक तरीके से चैलेंजिंग है, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए। 70% ऑफ द अर्थ जो है वाटर से कवर्ड है, और ग्रीन हाउस 70% अर्थ जो है ओशन में है, और ग्रीन हाउस जो है वो एक्सेस एनर्जी जनरेट करता है। वो एक्सेस एनर्जी क्या करता है, वो हीट के रूप में एक्यूमुलेट होता है वाटर में, और वाटर जो है ओशन में वो एक्यूमुलेट करता है। इससे क्या होता है कि वाटर एक्सपेंड करता है,
एक्सपेंड करता है तो सी लेवल राइज करता है। साथ में दूसरा जो फैक्टर है CO2 भी ओशन के वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। उससे क्या होता है कि ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ओशन एसिडिफिकेशन किस लिए हार्मफुल है? तो ओशन एसिडिफिकेशन जो होता है, ओशन में रहने वाले मरीन जो एनिमल हैं उनको उनके बॉडी पे गलत प्रभाव डालता है, जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट रही है। वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो सर्वाइविंग कैपेसिटी होता है वो नैरो होता है। फिर उसके बाद ओशन हीट कंटेंट जो होता है 2023 में एक्सीड कर जाएगा 2022 के वैल्यू से, जो 65 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन जो है अभी भी अनयूजुअली तरीके से वार्म कर रहा है। इसके अलावा पैसिफिक ओशन जो है वो भी वार्म कर रहा है अल नीनो के कंडीशन की वजह से। हीट वेव और कोल्ड वेव जो है लैंड पे, और कोल्ड वेव का जो हीट वेव का जो इक्विवेलेंट कंपोनेंट है ओशन में, उसको मरीन हीट वेव या मरीन कोल्ड वेव कहते हैं। 2023 में जो अल नीनो का ईयर था, उससे क्या हुआ है कि नॉर्मल सी टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर जो है ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है, और हीट वेव परसिस्ट कर रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और WMO के हिसाब से जो है 32% जो है टोटल ग्लोबल ओशन सफ़र कर रहा है मरीन हीट वेव से एवरी ईयर, पिछले साल। ठीक है। फिर उसके बाद 23% जो है एरिया जो है अल नीनो का एपिसोड से ही रिलेटेड है 2016 के। ये था आज का आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।